हाँ एफिडेविट तो कौन। आ जाइए जल्दी से, जुड़ जाइए। लाइव आ चुका हूं मैं। शेयर कीजिए। आज जो है मुद्दा बहुत कुछ बेलवा पंचायत से, शिवहर नगर पंचायत से, और बहुत सारी और बातों पे चर्चा करना है। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार पांडे जी को, नमस्कार धर्मेश पांडे जी को, किशोर जी को नमस्कार, नितेश सिंह राजपूत जी को नमस्कार। रविशंकर वर्मा जी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आइए जल्दी जुड़ जाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं आज चर्चा के लिए। समय तो, अगर मैं सारी बातों पे आज चर्चा करूं, आज 2 घंटा समय लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर ही सारी बातों को निपटा दूं। जुड़ जाइए और शेयर करिए इनको, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बात सुन सके। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है, ताकि लोग अपने अधिकार को जाने और फिर अपना अधिकार हक से मांगे। ये नहीं कि तलवा चाट के और ठुड्डी पकड़ के और पैरों में हाथ लगा के अपना अधिकार नहीं लेना है, अपना अधिकार छीन के लेना है। तो आपको ये समझना है अपना अधिकार कैसे छीन के लेना है। आइए जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ बताइए। मैं बाद में बात करूंगा, अभी बिजी हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बोलो बागमती मैया की जय। और सावन का कल आखिरी सोमवारी भी है, सावन कल खत्म हो रहा है, इसलिए एक बार भोले बाबा के नाम पर जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बड़ों को प्रणाम, अ, और छोटों को आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। और जो हमारी माता एवं बहनें हैं उनको भी नमस्कार, दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा लाइव होने का मकसद है, बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, बार बार ये पूछते हैं और सोचते भी हैं, शायद उनके दिमाग में चलता भी है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। इसलिए मैं बार बार, हर एक दो लाइव के बाद मुझे ये बात स्पष्टीकरण आपको देना पड़ता है कि मैं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखता शिवहर को लेके। मेरा कोई इलेक्शन में खड़ा होने का कोई विचार नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मैं ये आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरे स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ। कोई भी उम्मीदवार जो, और या कोई भी व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, वो मेरे से असुरक्षित महसूस ना करें। उनको असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखता। मेरा मकसद शिवहर को लेके जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म करना है दोस्तों। ये बात क्लियर। अब मैं, हम दूसरे मुद्दे पे चलते हैं दोस्तों। जो बहुत सारी बातें हैं जो आज करना है। पहला शुरुआत हम करते हैं माली पोखरविंडा से। माली पोखरविंडा में एक स्कूल है जिसका नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरविंडा। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरविंडा। उसमें किरण गुप्ता नाम की जो है प्रभारी है इस समय। किरण गुप्ता ने पढ़ाने के नाम पर वहाँ काम कुछ नहीं है उनका। जो किरण गुप्ता जी ज्यादा काम वहाँ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती हैं, लोगों के बीच हमेशा षड्यंत्र रचना, राजनीति करना, यही काम है। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, शिक्षक का काम राजनीति करना नहीं है। फिर अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो शिक्षा छोड़ दीजिए, चाणक्य बन के दिखाइए आप, और फिर एक नया जो है एम्पायर, नया साम्राज्य स्थापित कीजिए, अगर आपको राजनीति में उतरना ही है। और एक तरफ आप शिक्षा, दूसरे तरफ आप राजनीति, ये दोनों संभव नहीं है। तो किरण गुप्ता से मेरी दरख्वास्त है, कृपया राजनीति छोड़ के और आप वहां काम करें,
जो शिकायत आ रही है किरण गुप्ता जी आपके बारे में, बार बार शिकायत आ रही है, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करनी पड़ेगी, फिर आपका ट्रांसफर वहां से कराना पड़ेगा। और जो उमेश सिंह जी हैं वो वहां पे आप जमीन दाता है, भूमि दाता है, उनका वहां अधिकार है उसमें बोलने का। उसके रख रखाव में अगर वहां पे कोई कमी है तो उनका अधिकार दिया गया है, क्योंकि वो भूमि दाता है। और पीछे एक लेटर भी इशू हुआ था जिसमें ओम प्रकाश सिंह को आपकी जगह नियुक्त किया गया था। बट आपने क्या षड्यंत्र, किरण गुप्ता जी, आपने क्या षड्यंत्र रचा कि ओम प्रकाश जी का वहां पे स्थानांतरण नहीं होने दिया, वहां स्थानांतरण रुकवा दिया। इसके पीछे हम लगे हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं किरण गुप्ता जी। तो आपसे दरख्वास्त है कि कृपया आप शिक्षा का काम करें। वहां जो आप फूट डालो और राजनीति करने वाले राज कर रहे हैं, जिसकी शिकायत बार बार आ रही है, मुझे फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आए हम दूसरे मुद्दा पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि श्यामपुर भट्टा में जो घटना घटी है, तो उसमें लोग कह रहे थे कि राकेश जी आप चुप हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नवीन पांडे जी को हमने जाने से बहुत पहले उनको दिशा निर्देश दिया था कि उनको वहां कैसे करना है, क्या करना है। बट अब मुझे नहीं पता क्या कारण है, उन्होंने मेरे बताए हुए दिशा निर्देश को फॉलो नहीं किया, उस दिशा निर्देश में नहीं चले। और जो भी घटना घटी उनके साथ, उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे संपर्क किया और संपर्क करके मुझसे दिशा निर्देश मांगा। इस पर मैंने उनको डांटा भी, मैंने कहा जो दिशा निर्देश मैंने आपको पूर्व में दिया था, आपने उसको तो माना नहीं, आपने उसको फॉलो किया नहीं, उस तरीके से आप काम नहीं किया। मुझे नहीं पता आप किसके प्रभाव में थे और या किसके दिशा निर्देश में काम कर रहे थे, तो उसका फल तो आपको भुगतना पड़ा। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट ऑन कीजिए वहां से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरे दिशा निर्देश के हिसाब से चलते तो शायद ये घटना घटित ही नहीं होती। खैर, अब जब घटना घट गई तो इनका फोन आया मेरे पास, तो मैंने इनको फिर दिशा निर्देश दिया आपको क्या करना है। मैंने ये भी कहा कि आप जाके एसपी ऑफिस में जब पहुंचे तो मुझे सूचित करें, ताकि मैं एसपी से बात करके उनको दिशा निर्देश दूं, एसपी को बताऊं कि कैसे काम करना है। एसपी साहब हमारी बात सुनते हैं और आप पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो उन्होंने आपके अगेंस्ट जो भी लोग जा रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। बट आपने वैसा नहीं किया। आवेदन लिखने का तो हमने ही आपको दिशा निर्देश दिया, आपने आवेदन लिखा, फिर आप आवेदन जमा कराए, वहां पे सब जगह गए, लेकिन आपने मुझे बात नहीं कराया। फिर बात बहुत ज्यादा जब बढ़ गई तो फिर रात को दोबारा फोन आता है, आपने नहीं, आपके मित्रगणों ने और दोस्तों ने आप मुझे फोन किया, संपर्क किया। तो फिर भी मैंने यूसुफ अंसारी जो आपके थाना प्रभारी हैं श्यामपुर भटा, उनको मैंने फोन किया। मैंने उनको कहा कि नवीन पांडे की लाइफ असुरक्षित है वहां, आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। इस पर जो श्यामपुर भटा के थाना प्रभारी हैं थाना के, उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको कहिए कि वो एफआईआर के लिए आवेदन दें, ताकि मैं एफआईआर करें। तो दोस्तों अब क्या बात हुई उसके आगे आप मुझसे संपर्क में नहीं रहे। तो मैं उन लोगों को ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम में लगातार मैं नवीन पांडे के संपर्क में था, मैं खुद भी फोन करता रहा, उनकी भी बात होती रही। और जो भी प्रक्रिया हुई है, क्या हुई है 2 दिन के भीतर, तो मुझे पता नहीं। अब शायद मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने एफआईआर नंबर 124/2020 दर्ज करा दिया है, 5 आदमी को इन्होंने अभियुक्त बनाया है। तो जो भी हुआ इस बात के लिए मैंने खुद पर्सनली निजी तौर पर यूसुफ अंसारी थाना प्रभारी से बात किया। तो दोस्तों जिनके मन में ये गलतफहमी है कि मैंने नहीं बात किया, वो कृपया करके नवीन पांडे से संपर्क करें और वो बताएंगे आपको कि मैंने उनको कितना मदद किया, कितना उनके लिए प्रयास किया और हमेशा प्रयासरत रहा और आगे भी प्रयासरत रहूंगा। दोस्तों मैं ये आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, देखिए ये आप लोगों का राजनीतिक तरीका होता है, कूटनीति खेलते हैं आप। कभी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है राजपूत के खिलाफ है, राजपूत ब्राह्मण के खिलाफ है। तो देखिए ये आपको राजनीतिक रोटी सेकना है, आप लोग कीजिए। आपको राजनीति करनी है, आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, जनप्रतिनिधि बनना है, तो आपको आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनने वाला। मैं तो एक क्रांतिकारी हूँ, एक जो है लोगों के खिलाफ लोगों का आवाज हूँ, जो दबे कुचले वर्ग हैं उनका आवाज हूँ, उनके लिए मैं आवाज उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहूंगा। दोस्तों एक उदाहरण, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, उदाहरण पे बाद में आऊंगा, कि कुछ लोग ये कहते हैं ब्राह्मण भूमिहार
मंच की बात करते हैं, ब्राह्मण भूमिहार एकता की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बिहार में क्या दो ही जाति है, ब्राह्मण और भूमिहार? बिहार में तो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, बनिया है, और कुल ऐसे मिलाएंगे तो 100 से ऊपर जातियां हैं। और जाति के नाम पर पार्टी का गठन, मैं कहता हूं इससे तो घटिया सोच हो ही नहीं सकता कि जाति के नाम पर पार्टी का गठन हो। ये तो अपने आप में ये बताता है कि जाति के नाम पर अगर कोई पार्टी का गठन हो रहा है तो उसकी मंशा और उसके इरादा दोनों ही साफ साफ झलक रहा है कि आप दो ही जाति को लेकर चल रहे हैं, ब्राह्मण और भूमिहार को। अरे जातियां और भी हैं, अति पिछड़ा है, वैश्य हैं, राजपूत हैं, और भी हरिजन हैं, इन सब हैं, सारे वर्ग हैं। आपको तो सबको लेके चलना है, आपको तो सबकी आवाज बननी है। अगर जाति के नाम पर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं जो ये ब्राह्मण भूमिहार एकता की बात करते हैं और कहते हैं कि राजपूत इनके खिलाफ चल रहे हैं और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन संजय पांडे की हत्या हुई थी, उस दिन ये ब्राह्मण भूमिहार एकता कहाँ गया था? उस दिन ये ब्राह्मण भूमिहार एकता कहाँ था? उस पर आपने क्यों नहीं सवाल उठाया जब संजय पांडे की हत्या हुई? तब आप चुप थे। किसने हत्या कराई ये जग जाहिर है, सबको पता है किसने हत्या कराई। दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में ना पड़े। जो भी लोग मुझे निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, वो जो मेरे संपर्क में लगातार रहते हैं, उनको पता है कि ये राकेश शिवहरी कभी भी किसी से कोई जाति नहीं पूछता। सिर्फ दबे कुचले असहाय, जिनको कोई बोलने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उसके लिए मैं आवाज उठाता हूं और उठाता था, है और रहूंगा। ये याद रखिएगा दोस्तों। अब आज की एक घटनाक्रम का बात आपसे करना चाहूंगा। सुंदरपुर क्वारंटाइन सेंटर से एक खबर आई कि भाई 2011 का पानी का बोतल, 2012 का पानी का बोतल, एक्सपायरी पानी का बोतल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये प्रशासन भी सख्ते में आ गई, सबको खबर हो गई इस बात की, प्रशासन चुस्त हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। खैर, अब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वास्तव में वो एक्सपायर्ड पानी का बोतल नहीं था। उसमें गलती क्या हुई, जो समय और ईयर होता है, जो समय और जो वर्ष होता है, उसके बीच में एक स्पेस छोड़ना होता है, जो मैंने पोस्ट पे भी डाला, अभी आपको लिंक पे डाल दूंगा। जो समय और ईयर के बीच में जो एक स्पेस होता है, वो टेक्नीशियन तकनीकी गलती की वजह से वो स्पेस स्पेस डालना वो टेक्नीशियन भूल गया था, जिसकी वजह से जितना भी प्रिंट हुआ वो, जैसे सन 2020 है तो 20 लिखा जाता है, 20 के साथ वो समय वाला जुड़ के आ गया, जिससे वो, जैसे वो रेलवे टाइमिंग चलता है 2016, अब 16:55 है, वो तो 4:55 था, वो 2016 पढ़ा जा रहा था। तो इसमें खबर देने वाले व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, गलती तो टेक्नीशियन की है जिसने वहां पर प्रिंटिंग किया था। उस टेक्नीशियन की गलती से एक अनाड़ी आदमी, देखिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं उस बात का नॉलेज नहीं रखता हूँ। तो एक अनाड़ी आदमी तो उसको 2016 ही पढ़ेगा। मैंने और कई भी बॉटल के फोटो पिक्चर जो है अभी डाउनलोड किए हैं, जिसको फेसबुक पे पोस्ट किया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो गलती उससे भला कैसे हुई? अब देखिए, अब उस गलती से एक पर इतना दबाव बनाया गया उस जो सूचना देने वाले व्यक्ति के ऊपर, कि उसे अपनी बातों को स्टेटमेंट से विड्रॉ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इवन उसके जो साथी हैं वो भी उस पर दबाव बना रहे हैं और उसी बात को वापस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जब गलती उसकी हो तभी तो वो माफी मांगे। उसकी गलती नहीं, एक अनाड़ी आदमी आप भी होते उस जगह, चलिए वो है, मैं होता तो मैं भी शायद उसको 2011 पढ़ता, मैं भी उसको शायद 2016 पढ़ता। तो हमें और आपको तो उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक डीएम के लिए तो आप सब आ गए इकट्ठा होकर बोलने, उस एक व्यक्ति, उस निरीह प्राणी के ऊपर आप लोगों ने इतना दबाव बना दिया कि उसे अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने सपोर्ट में डाला है, मैं हर हमेशा किसी भी निरीह व्यक्ति के लिए, किसी भी ऐसी व्यक्ति के लिए जिसको दबा रहा हो दुनिया, मैं उसकी आवाज बनकर उसके साथ खड़ा होता हूँ। आप मेरे पोस्ट को देखिए, माफी क्यों मांगेगा? जो गलती टेक्नीशियन की हो, टेक्नीशियन माफी मांगे। एक्वाफाइन आपको पता है प्रोडक्ट जो है पेप्सी कंपनी की है, पेप्सी कंपनी बनाती है एक्वाफाइन, तो अब पेप्सी कंपनी माफी मांगे, उसका डिस्ट्रीब्यूटर माफी मांगे, उसका सप्लाई डीएम से माफी मांगे। ये माफी तो डीएम को मांगना चाहिए कि टेक्नीशियन की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप दबाव बना रहे हैं, अपनी इमेज को चमका रहे हैं, अपनी इमेज को साफ दिखा रहे हैं। दाग है इतना, कितना धोइएगा डीएम साहब?
आप जितना धोने का कोशिश कर रहे हैं उतना ही दाग और झलक रहा है, उतने ही दाग और आपका दिख रहा है। तो इस तरह से ना पैसा देके आप अपना सम्मान कराते हैं, दबाव देके बातों को पीछे खिंचवाते हैं। जरा हमें भी दबाव बना के दिखाइए ना, हम बातों को वापस ले लें। तो ऐसी अच्छी बात निरी प्राणी पे दबाव मत बनाइए। और दोस्तों, आप नवयुवकों को, जो मैं उस नवयुवक को कहना चाहता हूं जो माफी मांगने के लिए, उनकी बातों को विड्रॉ करने के लिए पीछे आ गए थे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपको उस सूचना देने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए था। जो दोस्त नहीं खड़ा हुए हैं, वो उनके बस का नहीं है क्रांति लाना, उनके बस का नहीं है क्रांति लाना। वो बेकार में खामखा आप क्रांति का मुंह बनना चाह रहे हैं। आप में बुजदिली है, और आप बुजदिल लोग क्रांति नहीं ला सकते हैं। क्रांति लेने लाने वाले लोगों का खून ही अलग होता है, वो अलग मिट्टी के बने होते हैं। चलिए, अब मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा दोस्तों। अभी कल की सूचना है, सुबह सुबह डीएम साहब ने, आपको पता है रक्षाबंधन है कल, तो रक्षाबंधन से पहले मिठाई के दुकान वाले, आपको पता है साल में 2 ही दिन ऐसा होता है जिसमें मिठाई के दुकान वाले अच्छा पैसा कमाते हैं, पूरे साल का पैसा कमा लेते हैं और अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा माल बनाते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है माल की। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि कोरोना ने सब चीजों पर असर डाला हुआ है। लेकिन आप बताइए, कुछ पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो सड़ने गलने वाली वस्तुएं हैं, जो दुकान ऐसी वस्तुओं में डील करता है जो सड़ने गलने वाली वस्तुएं हैं, उसमें तो डीएम साहब को ये सोचना चाहिए, या तो आप 10 दिन पहले, 5 दिन पहले सूचना दें कि नहीं, इस बार आप दिवाली पे, या सॉरी, इस बार आप रक्षाबंधन पे दुकान नहीं खोलेंगे, मिठाई नहीं बेच पाएंगे। आपको 5 दिन 7 दिन पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था। आप सुबह कह रहे हैं दुकान खोलो, आप मिठाई बेचो, अगले ने मिठाई इतना बना लिया, लाखों रुपए का मिठाई बना के रख दिया, और अचानक आप दोपहरी में उनका दुकान बंद करा देते। लाखों रुपए का नुकसान। हमारे पास 10 से ज्यादा मिठाई वालों का फोन आया, 10 से ज्यादा मिठाई दुकानदार इकट्ठा होकर मुझे फोन कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इतना संवेदनहीन डीएम है, इतना बेवकूफ डीएम है ये, किसको ये पता नहीं है कि अल्टीमेटम पेरिशेबल आइटम्स में कितना दिन पहले देना चाहिए। ऑल ऑफ सडन, अचानक, अचानक आप दुकान को सील कर रहे हैं, अचानक आप दुकान को बंद करने का दिशा निर्देश दे रहे हैं, और वो भी उन दुकानों को जिसमें, जो पेरिशेबल आइटम्स में डील करता है, जो ऐसे सड़ने गलने वाले वस्तुओं में डील करता है। आप बताइए, आप ऐसे दुकानों को अगर बंद कर देंगे तो मिठाई तो सारा ही सड़ जाएगा, मिठाई सारा ही गल जाएगा, और ऐसे जब मिठाई गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो उनको कितना लाखों का नुकसान होगा। ऐसे ही कोरोना ने तो लोगों की आर्थिक हड्डी तोड़ रखा है, आर्थिक रीढ़ तो पहले ही लोगों का टूट चुका है, पहले ही लोग इतने नुकसान में ही हैं, पहले ही लोगों के पास, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसके ऊपर आप ये इतनी बड़ी चोट दे रहे हैं जिससे उबरने के लिए उसको कई महीने लग जाए। तो दोस्तों, मैं आप मैं आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से डीएम साहब को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनको पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स में डिफरेंस समझने की जरूरत है। नहीं जरूरत है तो आजकल गूगल बाबा है, उस पर आप डिफरेंस समझ लीजिए, और फिर उसके हिसाब से आप गाइडलाइन इशू कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है इस तरह का जो डिसीजन लेते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, वो सरासर गलत है। इस तरह के निर्णयों को आपको सुधारने की जरूरत है, और ऐसे मामलों में आपको संवेदनशील होने की जरूरत है दोस्तों। खैर, अब मैं एक बात पे और आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अभी खबर आ रही है, मेरे पास सूचना आई कि मेरी हत्या की साजिश, मेरी हत्या की षड्यंत्र 3 आदमी कर रहे हैं। एक व्यक्ति है सोनू सिंह, जो अंशुमान नंदन सिंह के भाई हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष के। दूसरा व्यक्ति अंशुमान नंदन सिंह खुद, और तीसरा श्री नारायण सिंह। ये तीनों मिलकर मेरी हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं इस लाइव के माध्यम से एसपी साहब, डीएम साहब, और जो भी आईजी साहब और डीजीपी साहब, इन सबको ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी हत्या की जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं, ये आप तक पहुंचे, और कल को अगर मेरी हत्या होती है तो इसके पीछे इन 3 आदमियों का हाथ है। तो मैं फिर से नाम लेता हूं, सोनू सिंह, अंशुमान नंदन सिंह और श्री नारायण सिंह का हाथ होगा। श्री नारायण सिंह, आप देखिए, ये व्यक्ति अपने आप को उम्मीदवार बताता है। आप किस तरीके का आदमी है, अपराधी तत्व का व्यक्ति है, अपराधी, ये अपराधी है सरासर। और मेरे पोस्ट पर आपने इनको देख लिया है कैसे चरित्र के लोग हैं, बार बार गाली बुलवाना, बार बार बदतमीजी करना, और बार बार
बदतमीजी से। तो ऐसे व्यक्ति के आदमी को आपको पहचानना है। मैं एक्सपोज करता रहता हूं बराबर ऐसे लोगों को, और बराबर आपके सामने रखता रहूंगा कि आप किस तरह के उम्मीदवार जो हैं आपके समाज में रह रहे हैं, किस तरह के लोग आपके समाज में हैं अपराधी व्यक्ति, और ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना कहां तक उचित है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एक नए मुद्दे की तरफ अ, ले चलता हूं। बेलवा पंचायत का मुद्दा है जिस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, बेलवा पंचायत से खबर आ रही है हमारे पास कि ये राघव चौधरी नाम का एक व्यक्ति है, ये पेंशन ले रहा है, वृद्धा पेंशन, जबकि इसकी उम्र मात्र 42 साल है। इसकी उम्र, जो आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड, बेलवा पंचायत से जो सूचना आ रही है, वो राघव चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जो वृद्धा पेंशन ले रहा है। राघव चौधरी, देखिए कितना भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। इसके पिताजी का नाम है सत्यनारायण चौधरी। सत्यनारायण चौधरी तो 74 साल के हैं, इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, उचित है। लेकिन राघव चौधरी को वृद्धा पेंशन कैसे मिल रहा है, जिसकी उम्र वोटर आई कार्ड के हिसाब से 42 साल है। तो मैं कहना चाहता हूं वीडियो को कि इसका संज्ञान ले, और इनके खिलाफ मैं आवेदन तैयार कर रहा हूं, भेज के इनका मैं वृद्धा पेंशन रुकवाऊंगा। अब आइए, मैं बेलवा पंचायत से एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, अभय चौधरी हैं ये। इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, ये आप देख सकते हैं सबूत, ये सबूत है। अभय चौधरी ने 2 वोटर आई कार्ड बनाया है, और एक वोटर आई कार्ड में इनकी उम्र जो है 36 साल है, दूसरे में 32 साल। 2 वोटर आई कार्ड है बेलवा अभय चौधरी के नाम, और 2 वोटर कार्ड इनकी वाइफ के नाम भी है, बेबी चौधरी। इनकी जो पत्नी है बेबी चौधरी, उनके नाम भी 2 वोटर आई कार्ड है। तो आप देखिए, एक ही व्यक्ति के नाम 2 वोटर आई कार्ड, आखिर ये कैसे बन रहा है। और जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उनको क्या दिखता नहीं है? ऐसे बातों का वो संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? और शायद हमने इस पर आरटीआई भी लगा रखा है, इस पर आरटीआई भी लगा रखा है हमने अभय चौधरी के खिलाफ, कि 2 वोटर आई कार्ड कैसे बना रखा है। और तो इस तरह से इनके ऊपर, हाँ, इस तरह 2 वोटर कार्ड आई कार्ड आप बना रहे हैं तो आपके ऊपर फोर्जरी का मुकदमा बनता है, 467, 471, 420। आप इस धाराओं में आप फंसेंगे और आपके ऊपर मुकदमा होगा। तो ये जो है एक रिपोर्ट आ रहा है राघव चौधरी और अभय चौधरी और बेबी देवी के खिलाफ, जो कि मैंने आपके सामने रखा। अब आइए, मैं आपको बेलवा में होने वाले नाद और वर्मी कंपोस्ट में घोटाले के की मैं आपको कुछ चिट्ठा बताऊं आपको। देखिए, नाद और वर्मी कंपोस्ट जो बनना था उसके लिए पैसे मिल रहे थे 67,800 रुपए मिलने थे, जिसका 40% जो है ऑलरेडी ऊपर मुखिया का कहना है कि इसका 40% तो ऊपर ही हमें कमीशन देना पड़ जाता है। तो 40% कमीशन जाने के बाद मोटा मोटी जो है 24,000 के आसपास इनका कमीशन चला जाता है। 24,000 के आसपास इनका कमीशन चला जाता है। और बचा, जो भी रुपया बचा उसके बाद उस उसका उसमें वो ठेकेदार को जाता है, और बहुत अलग अलग जनप्रतिनिधियों में उसका बंटवारा होता है। तो 4 नाद और एक वर्मी कंपोस्ट बनना था, उसमें पीसीसी होना था 10x12 बकरियों के लिए और गायों को खड़े होने के लिए, पशुओं को खड़े होने के लिए। लेकिन वो पीसीसी प्राकलन के हिसाब से 6 इंची मोटा पीसीसी होना था, और 1 नंबर ईंट का इस्तेमाल होना था और सोन बालू का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और जो लोकल बालू है, लोकल सीमेंट है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। बकरी शेड के लिए भी ऐसे ही 54,300 रुपया जो है वो देना था, और उसके भी प्राकलन के हिसाब से सोन बालू और 1 नंबर ईंट का इस्तेमाल होना था। लेकिन बेलवा पंचायत में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ बेलवा पंचायत में सिर्फ एक गांव है बेलवा, जिसमें इनको बकरी नाद और वर्मी कंपोस्ट और बकरी सेड के लिए लोगों को, लाभार्थी को पैसा दिया गया है। इसमें तो मिला ही नहीं। सिंगरहिया, सिंगाही, बेलवा पंचायत, माधोपुर और इनरवा में तो लोगों को पैसा मिला ही नहीं। तो ये कितना बड़ा घोटाला है, ये भी हम इसके पीछे लगे हुए हैं पूरी जानकारी इकट्ठा
कर चुके हैं और थोड़ा बहुत जो जानकारी अभी बाकी है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों ये तो बात थी, ये लगभग 53 पंचायत का ये पोजीशन है। नाद और बकरी सेट के नाम पर करोड़ों का धन लूटा जा रहा है और इस धन को लूटने में डीएम, जो डीसीसी है और जो बीडीओ हैं, जूनियर इंजीनियर हैं और आपके जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, वो सारे इसमें जो है मिले हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको जो है, देखिए मेरा लाइव आने का मकसद जो है, मैं बार बार आपको कहता हूं, मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है अभी फिलहाल जब तक कोर्ट नहीं खुलता, ताकि आप जागरूक हों, बातों को जानें। जब बातों को जानेंगे तभी तो अपने अधिकार को जानेंगे, तो अधिकार उठाएंगे और फिर जो है आप अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। तो मेरे मेरे बताने का जो मकसद है वो ये है। अब आइए मैं नगर पंचायत की तरफ अब आपको ले चलता हूं। नगर पंचायत की जो ऑडिट रिपोर्ट है दोस्तों, वो देखिए कितनी मोटी ऑडिट रिपोर्ट है। आधा मैं पढ़ पाया था, आधा आपको बता पाया था। आज मैं फिर से आपको मैं जो दूसरा वाला पॉइंट है, जो दूसरा बच गया है, वो नगर पंचायत के मुद्दे को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो ये ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास, ये देखिए कितनी मोटी ऑडिट रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास। तो ये तो सिर्फ 3 सालों का ऑडिट रिपोर्ट है, 2015 से लेके 2018 तक। अभी 18 से 20 तक का हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया है, हम उसके इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत में दोनों हाथों से लूट मचा हुआ है। वो कैसे आपको बताऊं। हर ऑडिट रिपोर्ट में यह आया है कि होल्डिंग टैक्स का पूरा वसूली नहीं हो रहा है। अब आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं, शिवहर में 20 ऐसे हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी हैं, 20 प्रॉपर्टी, पूरे 15 वार्ड मिला के 20 हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी हैं, जिससे 1.5 लाख के बराबर होल्डिंग टैक्स आता है, लेकिन वो कभी भी होल्डिंग टैक्स नहीं वसूला जाता। जो नगर पंचायत की प्रॉपर्टी है उस पर किराया आता है। मैंने आपको बताया था एक 19 कमरे का बना हुआ शॉपिंग कम्प्लेक्स है। उस शॉपिंग कम्प्लेक्स में 3 बड़े कमरे हैं जिससे 1000 रुपया पर महीना और 16 छोटे कमरे हैं जिससे 700 रुपया पर महीना किराया आता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, किराया भी वसूली नहीं होता कभी भी पूरा। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको बताऊं, हर साल की है। किसी भी साल इनका जो टावर से टैक्स है, टावर जो लगे हुए हैं मोबाइल टावर्स, उनसे टैक्स वसूली करना है। 9 लाख 8 लाख रुपया बकाया हर साल है, उसकी वसूली नहीं की जाती। दोस्तों मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि ये नगर पंचायत अध्यक्ष पूरा वसूली नहीं करते होंगे। वसूली करके अपने घर में रख लेते होंगे और यहाँ दिखाते हैं कि बाकी है। जब आएगा पैसा दे देंगे, नहीं आएगा नहीं देंगे, कौन पूछने वाला है। कोई पूछने वाला तो है नहीं नगर पंचायत को। आज 2009 से 2018 तक 9-10 सालों में तो मैं ये देख रहा हूँ नगर पंचायत पर कोई सवाल ही नहीं उठा। अब 2016 में आप देखिए 9,26,000 रुपया बकाया है टावर टैक्स के रूप में। 20 ऐसी प्रॉपर्टी हैं, हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी, नाम भी लिखा हुआ है हमारे पास किस किस की प्रॉपर्टी है। वो 1,59,000 रुपया बकाया है एक साल का। एक साल में 1,59,000 रुपया उससे होल्डिंग टैक्स आता है और बकाया अभी तक दिखा रहे हैं ये 2016 31 मार्च 2016 तक 9,34,000 रुपया 9,34,000 रुपया जो है वसूली करना था होल्डिंग टैक्स का, वो वसूली नहीं हुआ है 2016 में। दोस्तों इस तरह का जो आप घटना देख रहे हैं, इस तरह की लापरवाही नगर पंचायत के द्वारा, और लापरवाही आपको साफ तौर पे नजर आता है। ये 2015 का रिपोर्ट मैं आपको दे रहा था, 2015-16 का। आप देख रहे हैं किसी तरह का कंप्लायंस नहीं होता। आप साफ साफ लिखा हुआ है हर साल कि इवन एक्ट्स एंड रूल्स जो हैं, बिहार म्यूनिसिपल एक्ट, बिहार म्यूनिसिपल रूल्स, उसको भी ये पालन नहीं करते। किसी चीज का पालन नहीं है, किसी फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी भी चीज का रिसिप्ट नहीं रखते हैं, किसी भी चीज का कागज नहीं रखते हैं। सिर्फ आप आरटीआई लगाओ तो ये बताते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना पे 1 लाख पेज है और यहाँ ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा है कि एक भी पेज नहीं है इनके पास। ऑडिट रिपोर्ट में कह रहा है कि एक भी पेज नहीं है, किसी भी चीज के कागज नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं आरटीआई लगा रहा हूं तो मुझे कहते हैं सिर्फ एक सूचना देने के लिए आपको 1 लाख पेज का कॉपी आपको देना पड़ेगा फोटो कॉपी करके, तो 2 लाख रुपया फीस जमा करा दीजिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह का विरोधाभास है।
किस तरह का लूट है, किस तरह का चोरी है। और ये लूट आप साफ साफ स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे हैं शिवहर के अंदर कि कोई भी सड़क सही नहीं है, कोई भी नाली का काम नहीं हुआ है। अभी हमारे पास वीडियो आ रहा है, बोल रहा है 3 महीने से पानी जमा है हमारे घर के आगे, कोई कह रहा है महीनों से घर के आगे पानी जमा है। और नाव चलाने की स्थिति है शिवहर नगर के अंदर। छोटा सा शहर है, आपको पता है नगर पंचायत बनने के लिए आबादी, आपको शायद नहीं मालूम तो अभी आप नोट कर लीजिए, नगर पंचायत बनने के लिए जो आबादी है वो 12,000 से लेकर 40,000 होना चाहिए। और मैं समझता हूँ शिवहर नगर की जो आबादी है वो 40,000 भी नहीं पहुंची है अभी। अगर वो पहुंचती तो म्यूनिसिपल काउंसिल में कन्वर्ट हो जाता। तो नगर पंचायत है, 40,000 से बहुत नीचे आबादी है। और ऐसे चीजों में आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और आप सोचते हैं नगर पंचायत का कमान जो है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ना चल जाए। आप नगर पंचायत को भी अपना बपौती धन मानते हैं। मतलब नगर पंचायत तो जैसे अपने बाप का है, इसमें दूसरा कैसे आ जाएगा? जो आएगा उसको खल्लास, उसका काम तमाम। इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह का माइंड सेट लेके जो आपका परिवार जी रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। देखिए, आपकी माता जी हैं हमारे लिए पूजनीय, आपकी माता जी हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन एक जन प्रतिनिधि भी है, एक वार्ड काउंसिलर भी है वो, और वार्ड नंबर 3 के काउंसिलर हैं। वार्ड नंबर 3 की जो नीलम देवी जी हैं, उनको मेरा नमस्कार। अगर नीलम देवी जी सुन रही हैं, आप अंशुमान नंदन जी के माता जी हैं, मेरे भी आप जो हैं बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं नीलम देवी जी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप एक जन प्रतिनिधि हैं, तो इस नाते आपका ये फर्ज बनता है कि वार्ड नंबर 3 में जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। और वार्ड नंबर 3 की जो पिक्चर है, मैं बार बार पोस्ट करके डालता हूँ, सड़क चलने की स्थिति में नहीं है। सड़क पे आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी पे चलने, मोटरसाइकिल पर चलने की कल्पना तो आप छोड़ दीजिए। तो माता जी, मेरा आपसे ये कहना है, आप ही की तरह शिवहर वासी अमीर नहीं है कि वो 4 चक्का पे चढ़े और 4 4 व्हीलर पे घूमे। वो इतने अमीर नहीं है, वो आम आदमी है, साधारण है। उनके हक और हकूक को मार के आप लोग जो है अपनी सुविधा मत बनाइए। ये बददुआ होती हैं, वो बहुत दूर तक आपका पीछा करते रहेंगे, कई जन्म और जन्मांतर तक। उनका हक और हकूक दीजिए। उनकी सड़कों की स्थिति देखिए, उनकी नालियों की स्थिति देखिए। वो उनका घर ऐसा है, नरक के समान है, घर से बाहर निकलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। ऐसी स्थिति बना रखी है। तो माता जी, आपसे मेरा दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मेरा विनती है, आग्रह है, मेरी माता जी के समान है। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया करके वार्ड नंबर 3 में आई गई राशियों का आप इस्तेमाल कीजिए, अभी भी बाकी है। और जिस तरह की अनियमितता मैं इसमें देख रहा हूं, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि एक प्रोविजन है बिहार म्यूनिसिपल एक्ट के तहत, जिसके तहत 6 महीने तक आपकी पूरी बॉडी को सस्पेंडेड कराई जा सकती है। 6 महीने तक आपके नगर पंचायत, आपका जो पोस्ट है वो छीना जा सकता है बाई रिट लगा के। आप 6 महीने तक सस्पेंड हो जाएंगे, कोई भी नगर पंचायत नहीं होगा। फिर बिहार स्टेट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने हाथ में सारी चीजों को ले लेगी। तो मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोगों को मौका देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्थिति में सुधार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं 2016-17 का भी यही रिपोर्ट आपको बताता हूँ। 2016-17 का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्वार्टरली रिपोर्ट है मेरे पास। तो क्वार्टरली रिपोर्ट में आप देखेंगे हर साल ऑडिट का क्या नियम होता है। ऑडिट का नियम ये होता है कि अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो इसका मतलब बहुत घालमेल है, बहुत घोटाला है और भ्रष्टाचार है। ये आलीशान मकान में 50 करोड़ रुपया इसी नगर पंचायत से तो लूट के लगाया जा रहा है। ये ऐसे नहीं लग रहा है, ये 50 करोड़ का घोटाला है। आप धीरे धीरे देखिएगा, इसमें बहुत लोग संलिप्त हैं। ये आखिर गोलबंद क्यों हो रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे हत्या का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज तक इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ये पहला व्यक्ति है राकेश तिवारी जो इतना जड़ खोद रहा है, इतनी मोटी पोथी लेके बैठ गया। जिसको खबर आरटीआई लगाया तो सूचना नहीं दिया, फिर भी ये सूचना ले आया। पता नहीं किस मिट्टी का बना है, ये सूचना इकट्ठा कर लेता है। खैर, हमारे पीछे ये मेरा योगदान नहीं है सिर्फ, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। इस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी टेक्निकल टीम है और सारी टीम है, और टीम के उन सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज इतने बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों के आशीर्वाद, कृपा और समर्थन से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और उनके ही आशीर्वाद, कृपा और समर्थन से ये डाटा मेरे पास आ जाता है, और मैं आप लोगों का आवाज बनता हूँ और इनके आंख की किरकिरी बनता हूँ। फिर इनके आंखों में चुभता हूं। फिर ये षड्यंत्र बनाते हैं। आप बता दूं मैं इनके षड्यंत्र, एक बात और आपको बताना भूल गया।
दोस्तों जब इनके ऊपर ये गाली, मेरे पोस्ट पे गाली दिलवाने का काम करते हैं अपने गुर्गों से, इससे जब वो नहीं चला तो इन्होंने क्या तरकीब अपनाया, इन्होंने एक लेडी से मेरे को फोन करवाया, इन्होंने एक लेडी से मुझे मैसेज करवाया, और लेडी मुझे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं कोई भी बात मिल के नहीं करता, आपकी जो भी समस्या है आप मुझे फोन पे बताइए। तो उसके बाद उनका जवाब नहीं आया। उनको ये लग रहा है कि शायद मैं भी उन्हीं में से एक व्यक्ति हूँ, उन्हीं के जैसा व्यक्ति हूँ, कि उनकी बातों में मैं फंस जाऊं। भाई साहब, मैं लेडीज से बात करने के बाद एक तो फोन नहीं करता, पहला नियम। दूसरा, जो फोन आता है तो आप बताइए, मेरा यही सिर्फ जवाब होता है, बताइए क्या बात है। और अगर आप नहीं बताते उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई जानकारी मैं नहीं रखता दोस्तों, ना ही उनसे कोई इंटरेस्ट। तो खैर, आप तो षड्यंत्र हर के लिए रचा गया। जब हनुमान जी भी रावण सीता को ढूंढने जा रहे थे तो आपने देखा किस तरह के षड्यंत्र रचे गए। जब कौरव भी पांडव भी कौरव के खिलाफ लड़ रहा था तो तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। तो दोस्तों इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस मुहिम में हैं, वो बहुत बड़ा मुहिम है, भ्रष्टाचार को मिटाना कोई छोटा मुहिम नहीं है। सारे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो गोलबंदी तो होगी, प्रशासन उनके साथ हो जाएगा क्योंकि प्रशासन भ्रष्टाचार में है। सांसद, विधायक, छोटे मोटे जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, सारे उनके साथ हो जाएंगे गोलबंद, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आप ऊपर से सिस्टम को ठीक कर लीजिए। आप तीन को टारगेट कीजिए, सांसद, विधायक और डीएम। डीएम अगर सख्त होगा, आप डीएम को बार बार कहते हैं, डीएम की क्या गलती है? डीएम अगर सख्त हो जाएगा तो कोई भी मुखिया घोटाला नहीं कर सकता, क्योंकि फंड वही रिलीज करता है, फंड की ऑडिटिंग वही होगी। अभी मैंने चेक कर रहा था, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है 2014-15, ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है, किसी भी ग्राम पंचायत का ऑडिट रिपोर्ट नहीं अभी तक जमा हुआ। जबकि मैं देख रहा हूँ 2014-15 में ही नोटिफिकेशन आ गया था, लेटर आ गया था हर एक प्रखंड में कि आप जो है ऑडिट रिपोर्ट करके ऑडिट बना के दीजिए, लेकिन नहीं हुआ, उसका पालन नहीं हुआ और कोई भी व्यक्ति इसमें आवाज नहीं उठाता। तो मैं आपसे सिर्फ, सत्या जी को नमस्कार, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद होता है तो आप में मिर्ची लगनी स्वाभाविक है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए नहीं सोच सकते तो कम से कम अपने भविष्य के लिए तो सोचिए, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए, नए पौधों के लिए तो सोचिए। दोस्तों मैं इस बात से बहुत मैं विचलित हो जाता हूँ ये सोच के कि किस तरह लोगों का आवाज दबाया जाता है। आज सुंदरपुर क्वारंटाइन सेंटर में कैसे आवाज दबाया गया, जबकि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, ये गलती टेक्नीशियन की थी, फिर भी आवाज दबाने में सारे लोग मिल गए, एक साथ इकट्ठा होकर उसकी आवाज को दबा रहे हैं। और जो प्रशासन डेली गलती करता है, डेली भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षा में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य में देख लीजिए, और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठता, उसके लिए कोई अभी गोलबंद नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपकी इसमें संलिप्तता है, आपको भी उसमें कुछ ना कुछ कमीशन जा रहा है, तभी तो ऐसी चुप्पी है, तभी तो इतनी शांति है। नहीं तो बहुत। सत्या जी को नमस्कार, अवनीश कुमार जी को नमस्कार, कृष्ण कुमार जी को नमस्कार, दीपू भाई को नमस्कार। दोस्तों मैं किसी व्यक्ति विषय, अखिलेश ठाकुर जी को नमस्ते। दोस्तों मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं कि आप ये छोटी मोटी जो भावना है, ये छोटे मोटे दोष जो हैं, विद्वेष जो हैं, उससे बाहर निकलिए। आप एक सामूहिक निजी निजी, अरे मुझे तो कई लोग गाली देते हैं, मुझे तो कई लोग जिनका हित देखिए, हित टकरा रहा होगा मेरे हित से, वो तो मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है, वो उनकी अज्ञानता है, उसको क्षमा करना आपका काम है, मैं क्षमा कर देता हूँ। मेरे खिलाफ बोलते हैं, बहुत हैं, एक डॉक्टर साहब है मेरे खिलाफ बोलते हैं, एक और व्यक्ति है जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, उनका विचारधारा है, वो गलत विचारधारा पे जा रहे हैं। आप सिर्फ उस विचारधारा को बदलिए। आप अगर समझिएगा तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। मुझे मुझे मालूम है, आप जिस दिन मुझे समझ जाएंगे, खुद ही आप मुझसे हाथ मिलाने आएंगे और मेरा साथ देने आएंगे। दोस्तों ये जो है समाज को बांटने का काम जो किया जा रहा है, ये समाज को बांटने का काम बंद किया जाए, और इसको काम करने वाले में एक परिवार की संलिप्तता है, जिसके भ्रष्टाचार का रिपोर्ट मैं आपको खोल रहा हूं। किसी भी तरह की अपराधी को शरण देना, अपराधी तत्व को बढ़ावा देना, ये इसी परिवार का काम है, और यही परिवार अपराधी तत्व को शिवर में बढ़ावा देता है। जितने भी गलत काम होता है उसमें इस परिवार का हाथ होता है दोस्तों। तो मैं इसके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहूंगा जब तक जीवित हूँ। ठीक है, मेरी हत्या हो जाए कोई बात नहीं, आप षड्यंत्र रखिए, हत्या हो जाए तो और बात है, जिंदा रहूंगा जब तक। आपने मुझे पैसे का भी लालच दिया था, आपने किसी व्यक्ति से मुझे फोन कराया था कि आपका काम हो जाएगा, आप जो भी काम बोलिए।
मैंने तुरंत मना किया था। वो शायद आपको बताएगा भी, वो आदमी आप ही का आदमी है, वो आपका आदमी बन के मुझे फोन किया, जानता हुआ मुझे व्यक्तिगत रूप से भी है। तो आपका आदमी है, मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं उस पर भी नजर रखता हूँ। मैं हर एक आदमी पे नजर रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आदमी कमेंट करता है मैं उसके कमेंट को, जो मुझे कमेंट नहीं भी करता मेरे पोस्ट पे आके, उस पर भी मैं नजर रखता हूँ। एक एक चीज मेरे दिमाग में होता है, एक एक चीज मैं याद रखता हूँ। अनुराग जी को नमस्कार। अब आइए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह का किराया वसूली नहीं हो रहा है नगर पंचायत में, मोबाइल का टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। 10-10 लाख रुपया मोबाइल का टैक्स बाकी है। अभी आप देखेंगे लगभग 1,88,000 रुपया आज के डेट में किराया जो है नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो किराया आना है वो 1,88,000 रुपया आज के डेट में बाकी है। तो इस तरह की आप संलिप्तता आप देखिए, हर साल का रिपोर्ट है। मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ऑडिटर का रिपोर्ट है जो हर साल वो क्या बोलता है, वो बोलता है नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्टिव्स बाय अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। अर्बन डेवलपमेंट जो नगर विकास और इसका थोड़ा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो नगर को डील करती है, उसके सारे नॉर्म्स का नॉन कंप्लायंसेज है। इवन जो म्यूनिसिपल अकाउंट्स कमेटी के जो डायरेक्टिव्स हैं उसका भी नॉन कंप्लायंसेज है। डेली वेजेज पे जो वर्कर को रखना था उसके लिए जो डायरेक्टिव्स है उसका भी नॉन कंप्लायंस है। जितने भी एक्ट्स एंड रूल्स हैं, बिहार म्यूनिसिपल एक्ट एंड रूल्स, उसके भी नॉन कंप्लायंसेज हैं। साफ क्लियर लिखा हुआ है, और एक साल का नहीं है, हर साल का। नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस वैट, इसके भी वसूली में, अब तो जीएसटी आ गया है, टीडीएस और वैट की वसूली में भी नॉन कंप्लायंस है। पेरोल सिस्टम में भी नॉन कंप्लायंस है। तो आप देखिए किस तरह की अनियमितता है, साफ साफ झलक रहा है आपको। कोई भी ठेकेदारी में देखिए क्या है, एकल इनके पास एक आता है। जब ठेकेदारी तो आपको पता है कितनी मिलीभगत होती है ठेकेदार की और नगर पंचायत अध्यक्ष की। एक ही इनके पास टेंडर आता है, और एक टेंडर पे कभी भी टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये रूल है, पीडब्ल्यूडी रूल्स है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का रूल्स है। उसमें ये कहता है कि अगर आपके पास एकल टेंडर आया है तो आप उसको फाड़ के दोबारा आप टेंडर इशू करेंगे, और फिर जब दोबारा टेंडर आएगा तो आप फिर टेंडर को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसका भी नॉन कंप्लायंस है। तो ये हर साल की सूचना मैं दे रहा हूं। अब करंट में आइए, करंट में इस साल की देखिए सूचना, आपको आश्चर्य होगा दोस्तों। ये 2017-18 का रिपोर्ट है, सेम यही बात। इरेगुलरिटी है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में, जो आपको पैसे वसूली करना है टैक्स का, उस वो भी नहीं हुआ। नॉन कंप्लायंस है ऑफ डायरेक्टिव्स बाय अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट्स एंड रूल, नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस वैट एंड अदर रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, डेफिशिएंसी इन पेरोल सिस्टम्स, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट एंड रिपोर्ट ऑन मिसिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। जो यूटिलाइजेशन, देखिए सबसे बड़ा जालसाजी और षड्यंत्र और भ्रष्टाचार क्या है, आपको एक सर्टिफिकेट बना के देना पड़ता है जब आप काम करके पूरा करते हैं, फिर पेमेंट आता है आपके पास। इनके पास जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो क्या कर रहे हैं, मिसिंग है। देखिए कितना विरोधाभास है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिसिंग बताते हैं। ये अभी जो है, मैं इस साल का आपको 17-18 का मेन रिपोर्ट देख के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो खत्म नहीं, मतलब नगर पंचायत पे जो आपका रिपोर्ट है, टावर टैक्स 10,78,000 रुपया बाकी है आज के डेट में। टावर टैक्स जो होल्डिंग टैक्स है वो भी लगभग एक एक 1.5 लाख के आसपास होल्डिंग टैक्स बाकी है। जो किराया है वो भी मैंने आपको बताया था, किराया भी बाकी है 88,000, सॉरी 88,950 तो कलेक्ट हुआ। 1,99,850 रुपया अभी भी किराया वसूली नहीं हुआ। कुछ व्यक्तियों के नाम है जो किराएदार हैं, राजकिशोर कुमार, मुकेश कुमार, रेखा देवी, श्रीमती कुनिया देवी, चंदन कुमार, कुंदन कुमार, रिपु संदन, सुदन मिश्रा, धर्मेंद्र चौधरी, अजय कुमार। दोस्तों मैं इन किराएदारों से ये कहना चाहता हूँ, जब भी ये किराया देते हैं तो किराए का एक रिसिप्ट होता है, उसको जरूर लें। किराए के रिसिप्ट अभी भी दिखा रहा है, किराया आप लोगों के ऊपर 1,99,850 रुपए बकाया है किराया। तो दोस्तों इस तरह का जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, वो आपके सामने है। और मैं बाद बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको फिर से एक बार आरटीआई की जब जवाब आ जाता है मेरे पास, जो कि मैंने फर्स्ट अपील लगाया है, उस जवाब आने के बाद मैं आपको फिर से एक बार डिटेल रिपोर्ट दूंगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, आगे बढ़िए। आप समर्थन कर रहे हैं, कुछ एक युवक हैं जिनको देख के ये लगता है कि उनमें बुजदिली है, बात को कहते हैं, पीछे हट जाते हैं,
डर जाते हैं, धमकी में आ जाते हैं। तो देखिए, ऐसे कोई भगत सिंह नहीं बनता। भगत सिंह बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और खून में बहुत गर्मी होनी चाहिए। ऐसे आपको कोई भी आ जाए और धमका जाए और इस तरह से आप जो है अपने ट्रैक से पीछे हट जाएं, अपनी बातों को वापस ले लें, ये इस तरह से आपकी बुजदिली साबित करती है। और वो मित्र जो इसमें सहयोग करते हैं, बातों को सहयोग देने में, एक विड्रॉ करने में, देखिए आप आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं, इससे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक बार जो आप बात रख दिया, उस बात से पीछे मत हटिए। ये बार बार मैं कहता हूँ, बात को सोच समझ के रखिए, बात को रखने से पहले सोच समझ लीजिए, लेकिन जब आपने बात रख दिया तो आप उससे पीछे मत हटिए। और आपके पास क्लैरिफिकेशन है, जब आपकी गलती नहीं है तो आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? आप क्यों गलती मानेंगे? गलती टेक्नीशियन की है और उसके लिए गलती हम माने? गलती तो रोज प्रशासन कर रहा है, आप उसको कहाँ कुछ बोलते हैं? हर जगह से भ्रष्टाचार की घटना आ रही है, वीडियो आ रही है, पैसा लेते हुए, पैसा देते हुए वीडियो है, पैसा मांगते हुए वीडियो है, उस पर तो कोई आवाज नहीं बुलंद करता, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। और जब एक व्यक्ति ने सूचना दे दिया तो उसके खिलाफ सारे होलबंद हो गए, सारे इकट्ठा हो गए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप मेरे मेरे मुझे लेके चिंतित मत होइए। आप आपका मैं आवाज हमेशा बनता रहूंगा, और ये मेरा वादा है और मेरा प्रतिज्ञा भी है, मैं आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दूंगा। आप चुप से अपनी सूचना मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो 97 11 77 1000 है, 97 11 77 1000 है, उस पर आप मुझे सूचना देते रहें, मैं आपकी आवाज बनकर उसको आगे रखता रहूंगा, और आपकी आवाज बनता रहूंगा, आपके हक और हकूक के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ही नहीं चली जाए। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा कोरोना की बात कर लूं। कोरोना की स्थिति अभी बिहार में बहुत भयावह है दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रशासन के साथ आप सहयोग करें, जो पुलिस है उसके साथ सहयोग करें। पुलिस आपसे जबरन वसूली करती है या आपको डराती है, धमकाती है, आप किसी जरूरी काम से निकले हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 97 11 77 1000 पे। मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, बिना काम के मत निकलिए, दूरी बना के रखिए, बिना बात के कहीं आना जाना उचित नहीं है। इस समय किसी शादी, फंक्शन, कोई भी सामूहिक कार्य हो रहा है उसमें मत जाइए। कोई भी मेला, प्रयोजन, नाच गाना, किसी भी तरह का भजन कीर्तन हो रहा है तो उसमें कोशिश कीजिए कि ना जाना पड़े और ना जाएं। मास्क, अगर जाना ही पड़ता है तो आप मास्क लगा के जाएं, उचित दूरी बनाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, घर में रहें। बाढ़ का समय है, मैंने आपको बताया था 112 नंबर का इस्तेमाल करें। बाढ़ का समय है, घर में एक टॉर्च रखें, एक लाठी रखें, कोशिश करें जो है घर से, बाढ़ वाले जहाँ पानी है वहां से आप पानी लगे हुए घर से बाहर रहें। मोटरसाइकिल जहां से पानी बह रहा है सड़क पे, अगर 6 इंच से ज्यादा पानी बह रहा हो तो कृपया करके अपनी कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल उस बहते हुए पानी में ना ले जाएं, इससे आपके बह जाने की संभावना है। और ऐसी कई वीडियो हमारे पास आ चुकी हैं जो ये साफ साफ दिखा रहा है कि गाड़ी जो है उसमें बह गई और गाड़ी डूब गया, बैल टायर बैल जो है उसमें गया और बैल भी मर गया। इस तरह की कई वीडियो आ रही है, मोटरसाइकिल बह गया और सवारी को बचाया गया किसी तरह से, कई बार सवारी भी बह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा 6 इंच से ज्यादा पानी हो तो उसमें मोटरसाइकिल और इसको ले जाने की जरूरत ना करें। लाठी जरूर रखें ताकि आपको पानी जहाँ हो वहाँ नापने में मदद मिले और नाप के आप उस पार जा सकें अगर जाना ही पड़े तो। और दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, जिंदगी का ख्याल रखें। जिंदा रहेंगे तो हम सब एक दूसरे से मिलते रहेंगे। ये कोरोना संकट काल है, इसमें विश्वास रखें, हौसला रखें। अपने कोरोना में जो टेस्ट है, टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं। कोरोना में जाके जो अपना टेस्ट है वो कराएं। जो गिलोय लेना है, पैरासीटामोल लेना है, जो अन्य दवाइयां हैं, काढ़ा है, इसका इस्तेमाल करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। हम रहेंगे, शरीर सुरक्षित रहेगा तो हम मिलते रहेंगे और भ्रष्टाचार की मुद्दों पे निरंतर चर्चा चलती रहेगी। हर एपिसोड में चर्चा चलता रहेगा। तो मेरे को लेके मुझे बहुत ज्यादा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। षड्यंत्र रचा जा रहा है तो मैं भी वकील हूँ, इन बातों को जानता हूँ, समझता हूँ। ये चाहते हैं रास्ता, अभी एक सूचना आई थी मेरे पास, किसी ने अभी मैसेज किया है कि आपके खिलाफ कुछ राजनीतिक दल भी गोलबंद हो रहे हैं। तो मैं देखा कि वो राजनीतिक दल भी गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि दल के बीच भी आपको पता है एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल मैं लूटता हूं, अगले 5 साल तुम आओ तो तुम लूटना। दलों के बीच में भी तो आपस में एक गठबंधन है जो हम आपको नहीं पता, दिखता नहीं है, लेकिन छुपा हुआ गठबंधन है।
मिल बांट के खाने की। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि पार्टी भी गोलबंद हो रही है मेरे खिलाफ, होगी, बहुत लोग गोलबंद होंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़े सिस्टम से लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। बड़े बड़े घड़ियालों के मुंह में, जबड़ों में हाथ डालना है मुझे, तो तकलीफ तो होगी, कई बार जबड़ा बंद भी हो सकता है, मेरा हाथ उसमें फंस भी सकता है। तो खैर मैं उन सब चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। सिर्फ आप भाइयों का आशीर्वाद और दुआ बना रहे, आपका समर्थन बना रहे, यही मेरे लिए काफी है। आप बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे हैं, कई लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, आप खुश रहें, तो बहुत अच्छा लगता है जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से मेरा हौसला अफजाई होता है। इसके साथ ही मैं आपसे जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा और विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।